हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा अब छोटा बच्चा नहीं रहा, बल्कि वो कुछ ही सेकंड में 8 साल का लड़का बन चुका था। यहाँ मैट नादिया को सारी सच्चाई बता देता है कि वो रूम हमारी हर विश को पूरी कर सकता है, पर हम उसकी दी हुई चीजों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वरना वो चीजें पुरानी होकर राख में बदल जाएंगी। ये सुनकर नादिया को बहुत दुख होता है और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को घर में ही रखेंगे, कभी भी बाहर जाने नहीं देंगे, नहीं तो वो मारा जाएगा। इस तरह से दिन गुजरते हैं। नादिया बच्चे को घर के अंदर ही सब चीजें सिखाती है। वो उसे अपना बेटा मानती है और इस बच्चे का नाम रखती है शेन। शेन बाकी बच्चों से काफी अलग था। वो किसी की भी बात नहीं मानता और न ही उस पर किसी बात का असर पड़ता। उसकी हरकतें बिल्कुल भी बच्चों जैसी नहीं थी। खाने के दौरान वो बर्फ खाया करता था, लेकिन इन सब हरकतों के बावजूद भी नादिया शेन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। नादिया शेन को समझाती है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर खतरनाक लोग हैं जो उसे मार देंगे। ये सुनकर शेन बहुत मायूस हो जाता है और घर के अंदर कभी खिड़की तो कभी दरवाजे से बाहर की दुनिया देखता है। नादिया जब भी घर से बाहर निकलती या फिर घर के अंदर आती, तब वो दरवाजे में ताला लगा दिया करती ताकि शेन घर से बाहर ना निकल सके। एक दिन जब शेन घर में स्नो ग्लोब से खेल रहा था, तभी वहाँ पर मैट आता है। अब क्योंकि मैट को शेन से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, इसलिए वो शेन को डांटता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं खेलना चाहिए। डर के मारे शेन के हाथ से स्नो ग्लोब नीचे गिरकर टूट जाता है। शेन को मैट के इस बर्ताव से बहुत दुख होता है। रात को शेन उन दोनों के कमरे के पास जाकर चुपके से नादिया और मैट की बातें सुनने लगता है। वो दोनों उस रूम के बारे में बातें करते हैं। यह सुनकर शेन को शक होने लगता है कि जरूर उस रूम में कुछ ऐसा है जिससे मैं अनजान हूँ। वो सोचता है कि पता नहीं यह दोनों मुझे क्यों घर से बाहर नहीं जाने देते और उस रूम से दूर रहने को कहते हैं। इसलिए शेन टॉर्च उठाकर घर की जांच पड़ताल करने लगता है और आगे बढ़ते हुए वो सीधा बेसमेंट तक पहुंच जाता है, जहां ढेर सारी उलझी हुई वायर्स थीं। उन सब से गुजरते हुए आखिरकार वो उस रूम तक पहुंच जाता है और यहाँ उसे सारा राज पता चल जाता है। रात भर पूरे घर में लाइट्स ब्लिंक होती रहती हैं, पर मैट और नादिया नींद में होने की वजह से कुछ नोटिस नहीं कर पाते। अगली सुबह जब मैट की आंख खुलती है तो उसे अपने बगल में एक नया स्नो ग्लोब पड़ा हुआ दिखता है और इसके साथ ही टूटा हुआ ग्लोब कुछ दूरी पर उसे दिखाई देता है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये नया ग्लोब किसने बनाया। मैट सीधा नादिया के पास जाता है और उसे जगाकर पूछता है कि क्या तुमने इस ग्लोब को उस रूम से विश करके मांगा, जिस पर नादिया कहती है नहीं, मैंने इस ग्लोब की विश नहीं की। तभी उसी वक्त लाइट्स को ब्लिंक होता देखकर वो समझ जाता है कि ये सारा काम शेन का है। ये दोनों तेजी से उस रूम की तरफ भागते हैं और वहां जाकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। अब क्योंकि शेन को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए वो दिल में बाहर जाने की इच्छा रखते हुए उस रूम से खुद के लिए एक बहुत बड़ा आउटडोर एरिया मांग लेता है, जहां एक खुला आसमान और बड़ा जंगल था और शेन मजे से वहां खेल रहा था। नादिया अपने बेटे की बनाई हुई दुनिया को देखकर खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन मैट शेन के इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उस रूम से बंदूक या फिर कुछ गलत चीज न मांग ले जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाए। इसलिए वो शेन को हाथ से पकड़कर वापस घर के अंदर ले आता है। अब मैट उस रूम की चाबी अपने पास संभाल कर शेन को उस रूम में जाने से मना करता है, लेकिन नादिया मैट को ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि हम पहले ही शेन को घर से बाहर जाने नहीं देते। अब बेचारे ने खुद के लिए एक अलग आउटडोर बना लिया है, इसलिए हमें उसे वहां जाने से नहीं रोकना चाहिए और वहां उसकी जान को भी खतरा नहीं है। पर मैट नादिया की बात नहीं सुनता और कहता है कि शेन अभी ना समझ है, मुझे डर है कि कहीं वो गलती से उस रूम से कुछ ऐसी चीज ना मांग ले जिससे हम दोनों खतरे में पड़ जाएं। तभी फोन की घंटी बजती है और परमिशन न होने के बावजूद शेन फोन उठा लेता है, लेकिन जल्दी ही मैट उससे फोन छीनकर खुद बात करने लगता है। दूसरी तरफ कॉल पर जॉन था, जिसने शेन की आवाज सुनकर समझ लिया कि मैट ने उस रूम से एक बच्चा मांग लिया है। अब मैट भी उससे कोई बात नहीं छिपाता और कहता है कि हम इस बच्चे से अपनी जान कैसे छुड़ाएं। इधर किचन में रखे दूसरे फोन से नादिया इन दोनों की सारी बातें चुपके से सुनने लगती हैं। जॉन उसे अपनी सच्चाई बताता है कि मैं भी उस रूम से विश के जरिए मांगा गया हूँ। वो बताता है, मैंने अपने पेरेंट्स को इसलिए मारा क्योंकि मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी थी, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलता तो मेरी उम्र बढ़ने लगती और जब मैंने रूम से पूछा तो उसने मुझे बताया कि अगर तुम्हें इस घर से बाहर निकलना है तो तुम्हें उस इंसान को मारना होगा जिसने विश करके तुम्हें मांगा है। इसीलिए मैंने विश करने वाली औरत को मार दिया और उसके साथ उसके हस्बैंड को भी मार दिया। यही वजह है कि आज मैं जेल में हूँ। वो मैट को बताता है कि मेरी और शेन की कहानी एक ही है। अगर तुम्हें शेन को बचाना है और उसे बाहर की दुनिया दिखानी है तो तुम्हें उस इंसान को मारना होगा जिसने शेन को विश करके मांगा था। अब अगर शेन को विश करके तुमने मांगा है तो तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी, और अगर तुम्हारी वाइफ ने शेन को मांगा है तो फिर तुम्हें उसे मारना होगा। और ये सारी बातें दूसरी तरफ कॉल पर नादिया भी सुन रही थी। नादिया ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो गाड़ी निकालकर घर छोड़कर चली जाती है, जिससे मैट को उसकी फिक्र होने लगती है।
नादिया शेन को जिंदगी देने के लिए खुद को मारने का सोचती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इधर मैट टेबल पर बैठकर शेन के साथ डिनर करने लग जाता है। तब शेन मैट से पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ गई, और उससे और भी कई सारे सवाल पूछता है, जिससे झुंझलाकर वो शेन को बता देता है कि वो उनका असली बेटा नहीं है और न ही उसकी कोई पेरेंट्स है। इतना ही नहीं, वो गुस्से में आकर शेन को रूम से बाहर निकाल देता है। डर के मारे शेन रोते हुए ऊपर अपने रूम में चला